नमस्कार, हेलो मनी 9। मेरा सवाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। आप देख रहे हैं मनी 9। मार्केट्स में हम देख रहे हैं लोअर लेवल से काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। 3 दिन से लगातार हम गिर रहे थे। आज शुरुआत ठीक ठाक हुई, उसके बाद हम थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश की हमने, लेकिन बाद में मार्केट्स पर प्रेशर आ गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रेशर बनने के बाद लोअर लेवल से खरीदारी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली और डे हाई के आसपास फिलहाल कारोबार कर रहा है बाजार। ये अच्छी बात है। निफ्टी 24,614 पर फिलहाल आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा और आज का डे हाई है 24,620, यानी कि डे हाई के आसपास हम फिलहाल कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। दोपहर का समय है 1 बजे का और बाजार लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी के बाद अभी दिन की ऊंचाई के आसपास कारोबार कर रहा है। हमने आज लो छुआ था 24,530 का और 24,620 का हाई है, तो आप मान लीजिए 90 पॉइंट्स की रेंज है, उस रेंज के बिल्कुल ऊपर हम कारोबार करें तो छोटे दायरे में कारोबार हुआ, छोटी रेंज में कारोबार हुआ, लेकिन उस रेंज के हायर एंड पे फिलहाल आप देखेंगे बाजार आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। सेंसेक्स आपको 81,000 का लेवल दिखेगा, 81,002 मेरी स्क्रीन पे मुझे दिख रहा है। 81,022 आज का इंट्राडे हाई है, तो उस हाई लेवल के बिल्कुल करीब हम कारोबार कर रहे हैं। 80,705 ये हमारा इंट्राडे लो है। तो वैसे देखा जाए तो केवल 300 पॉइंट की रेंज में ही सेंसेक्स में कारोबार हुआ आज मोटा मोटी, और उस रेंज के ऊपरी लेवल पर, ऊपरी छोर पर फिलहाल कारोबार होता हुआ दिख रहा है। आज का इंट्राडे लो बैंक निफ्टी का था 55,408, मोटा मोटी 55,400 अगर आप पकड़ें तो 55,800 ये हमारा इंट्राडे हाई था। तो वहां से हमने रिकवरी 400 पॉइंट के आसपास की देखी। यहां पर फिलहाल कारोबार हो रहा है 55,700 के आसपास। तो डे हाई के आसपास निफ्टी और बैंक निफ्टी निफ्टी और सेंसेक्स आपको कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। लोअर लेवल से रिकवरी निफ्टी बैंक में भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। तो ये हो गया आज का अब तक का कारोबार। लेकिन करना क्या है आपको, ट्रेड कैसे करना है। ये जो लो लेवल से रिकवरी मार्केट्स में हमने देखी है, इसके मायने क्या है, इस पर बातचीत करते हैं। प्राइमरी मार्केट में किस तरह का एक्शन हो रहा है, कौन से बजिंग स्टॉक्स हैं खबरों और नतीजों के चलते जो फोकस में है, और उसके साथ साथ आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स भी बताएंगे जो हमारे दर्शक, हमारे जो गेस्ट हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो आपके लिए चुन चुन कर लेकर आएँ। तो ये सब अगले 1.25 से 1.5 घंटे में आपके सामने होगा। पहले बाजार पर फोकस कर लेते हैं। हमारे साथ आज के खास मेहमान जुड़ भी चुके हैं। लक्ष्मीश्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड आफ्टरनून। नमस्कार, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। सर, मार्केट का मूड माहौल तो सुधरता हुआ दिख रहा है। कल आपकी तबीयत नासाज थी सर, तो बाजार के साथ साथ आपकी तबीयत भी मान के चलें सर बेहतर है पहले से? मेरी तो ठीक ही है सर, बाजार की भी अच्छी है, कोई खास खराब तो बाजार की दिखी नहीं। कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि ऊपर ही जाएगा, आज थोड़ा थोड़ा चढ़ना चालू हुआ है और चढ़ते चढ़ते ऊपर निकल ही जाएगा। आरबीआई की पॉलिसी बनना चाहिए बढ़िया ट्रिगर, बढ़िया अप मूव के लिए, तो उसी का वेट है। जैसे निकलती है अप मूव वापस सस्टेन होने लगेगा। सुबह से हम बाई दे के भी बैठे हैं अपने क्लाइंट्स को, निफ्टी बैंक निफ्टी। अच्छा, तो मतलब बाय ऑन डिप्स की रणनीति है बाजार में निफ्टी बैंक निफ्टी की, जहां तक बात है? नॉट एग्जैक्टली बाई ऑन डिप, मेरे को पता नहीं, इस वर्ड से बहुत एलर्जी है बाई ऑन डिप। क्योंकि बाई ऑन डिप करते करते वो कितना डिप हो जाएगा, 20%, 25%, 50%, कोई अंदाजा नहीं लगा पाता है। तो मैं बाई ऑन डिप के बाद जब पहली रैली आती है कि यहाँ स्ट्रेंथ कंफर्म हो गई, कि डिप खत्म हो गई या पहली रैली आ गई, उसके बाद मैं इंटरेस्टेड रहता हूँ। तो मेरे को बाई ऑन डिप से बड़ी एलर्जी है। मैं बाई ऑन स्ट्रेंथ हमेशा बिलीव करता हूँ, ताकि डिप खत्म होने के बाद जब पहली रैली आए तो स्ट्रेंथ पे बाई किया जाए। तो वो स्ट्रेंथ कहाँ पे है निफ्टी और निफ्टी बैंक में? आज लौट रही है सर, आज लौट रही है चौबीस किस? छह सौ पच्चीस 24,625 के ऊपर जैसे टिकना स्टार्ट करेगी, निफ्टी में बड़ी शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या है, कल के सेशन में डेली, वीकली और 50 मूविंग एवरेज 15 मिनट पे तीनों के नीचे थे। आज क्या हो रहा है, नीचे डेली वीवैप सपोर्ट कर रहा है निफ्टी को, और ऊपर जहां अटक रहा है वहां पे वीकली वीवैप और 50 पीरियड मूविंग एवरेज 15 मिनट के चार्ट पे रेजिस्टेंस बना हुआ है जो ऊपर नहीं निकलने दे रहा है। नीचे डेली का वीवैप सपोर्ट बना हुआ है जो टूटने नहीं दे रहा है। तो इवेंचुअली जैसे ही हम 24,650 के ऊपर निकलेंगे, वीकली, डेली और 50 पीरियड मूविंग एवरेज, 15 मिनट चार्ट, तीनों नीचे आ जाएंगे प्राइस के। और जब ये तीनों प्राइस के नीचे होते हैं तो प्राइस को हमेशा ऊपर की तरफ उछालते रहते हैं। तो ये उछाल जब आएगा 24,650 के ऊपर, 24,825, 24,850 तक निकल जाएगा। एग्जैक्टली वही चीज बैंक निफ्टी पे हो रही है। डेली का वीवैप नीचे से सपोर्ट कर रहा है, 50 पीरियड मूविंग एवरेज कल पूरा दिन रेजिस्टेंस लिया, आज सुबह 3 बार रेजिस्टेंस लिया 11 बजे तक, 11:15 बजे उसको निकाला, तब से उसका सपोर्ट ले रहा है।
और ऊपर वीकली वीवैप कंटिन्यूअसली रेजिस्टेंस दे रहा है 55,700 पे। तो जैसे ही 55,750 के ऊपर निकलेगा, सारे रेजिस्टेंस क्लियर हो जाएंगे। डेली वीवैप, वीकली वीवैप, 15 पीरियड मूविंग एवरेज, सीपीआर जोन, सारे रेजिस्टेंस क्लियर हो जाएंगे और सीधा सीधा 55,950, 56,100 निकल जाएगा। तो मैं इसलिए कल थोड़ा सा रिलक्टेंट था टू बाई ऑन डिप। आज जब स्ट्रेंथ लौटने लगी है तो मैं स्ट्रेंथ बाई करने के मूड में हूं। चलिए, तो स्ट्रेंथ बाय कीजिए, 24,625 निफ्टी पर पार होगा, फिर यहाँ पर कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ आपका जो डिप है वो खत्म हो गई है और स्ट्रेंथ मार्केट में लौट आई और स्ट्रेंथ को आपको बाय करने का टाइम आ जाएगा 24,625 के ऊपर। चलिए जल्दी से आपको बताते हैं कि बाजार में किस तरह का एक्शन हो रहा है, कौन से स्टॉक्स लाइमलाइट में हैं जिस वजह से जो रिकवरी है वो आ रही है और कौन से स्टॉक्स रिकवरी में ज़्यादा बाजार को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। पहले अगर निफ्टी गेनर्स की बात करें, कहाँ पर ज़्यादा एक्शन बनता हुआ दिख रहा है, तो उसमें आप देखेंगे एटर्नल, ये सबसे ऊपर आपको नजर आएगा। टेलीकॉम पैक से भारतीय एयरटेल, इसके अलावा इंडसइंड बैंक, यहाँ पे भी मूव काफ़ी पॉजिटिव है। टाटा मोटर्स ने कल आपको याद होगा हैरियर की ईवी लॉन्च करी थी, आज उसकी प्राइसिंग भी आई है 21.5 लाख की, तो उसके ऊपर स्टॉक आज रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा टेक महिंद्रा यहाँ पर भी पॉजिटिव साइड पर ट्रेड देखने को मिल रहे हैं। लूजर्स की बात करें तो ट्रेंड आज निफ्टी का आपको सबसे बड़ा लूजर नजर आएगा। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू स्टील, आइशर मोटर्स, एक्सिस बैंक, निजी बैंकों में कल भी हमने प्रेशर देखा था और आज आप देखिए एक्सिस बैंक इसको लीड करता हुआ दिख रहा है और उसके साथ साथ सन फार्मा, ये भी निफ्टी के गिरने वाले शेयरों में आज आपको शामिल नजर आएगा। मिड कैप साइड में कुछ स्टॉक्स जो कि आपको सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में आज नजर आएंगे, तो उसमें रेलवे एज अ पैक सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। आरवीएनएल इसको इस पूरी लिस्ट को टॉप करता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा पीआई इंडस्ट्रीज, पॉलिसी बाजार, एपीएल, अपोलो ट्यूब्स और उसके साथ साथ मुरलीधर ओसवाल, ये स्टॉक्स हैं जो कि मिड कैप साइड में आपको सबसे ज़्यादा एक्टिव आज के सेशन में नजर आएंगे। लेकिन गिर क्या रहा है मिड कैप लूजर्स की अगर आप बात करेंगे तो एबी फैशन, जिसे आप आदित्य बिरला फैशन के नाम से जानते हैं, आज ब्लॉक डील हुई, स्टॉक ने अपना नया 52 वीक लो टच कर दिया। एल्कम लैब्स में भी ब्लॉक डील का ही इंपैक्ट है। फिनिक्स मिल्स, हम देख रहे हैं कल की तेज़ी के बाद आज रियल एस्टेट एज अ पैक में कुछ कमजोरी है। भारत डायनामिक्स, इंटरेस्टिंगली यहाँ पर कुछ प्रेशर देखने को मिला आज के सेशन में, डिफेंस प्ले है ये, और सुजलॉन एनर्जी तो नतीजे आने के बाद से लगातार मुनाफा वसूली स्टॉक में हावी दिख रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स की तरफ अगर आप चलें, वैसे तो आज एडवांस डिक्लाइन अच्छा है, ब्रॉडर मार्केट्स अच्छा ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप दोनों में ही आप देखेंगे तो आधे % के आसपास की बढ़त है। तो स्मॉल कैप गेनर्स की अगर आप लिस्ट की बात करेंगे तो मनोज वैभव जेम्स, ये आपको सबसे ऊपर नजर आएगा। इसके अलावा क्विक हील, इरकॉन इंटरनेशनल, रियल कॉप, देखिए हमने आरवीएनएल की बात करी थी मिड कैप गेनर्स में, इसमें भी आप देखिए स्मॉल कैप गेनर्स में आपको इरकॉन और रियल के नाम नजर आ जाएंगे। नव भारत वेंचर्स, ये एक और स्टॉक है जो कि स्मॉल कैप गेनर्स की लिस्ट में है। इसके अलावा लूजर्स की बात करें तो आज आपको सन फार्मा एडवांस्ड, ये एक स्टॉक है जो कि नज़र आएगा। स्पार्क, यहाँ पर गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही। इंडीजीन में आज एक ब्लॉक डील हुई है, उसका इंपैक्ट देखने को मिला है। एवरेस्ट इंडस्ट्रीज और रविंद्रा एनर्जी, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि आज स्मॉल कैप में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। सर एक बार जरा टाटा मोटर्स पे आपकी राय दे दीजिए, फिर मैं दर्शकों के सवालों की ओर बढ़ूंगा। कल इन्होंने अपनी ईवी हैरियर जो है वो लॉन्च करी और उसका जो एक शुरुआती प्राइस है 21.5 लाख के आसपास वो बोला है, और टाटा मोटर्स आज स्टॉक पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है। सर एक मुंबई में एलन मस्क साहब ने भी बोला है, इन्होंने एक डील कर ली है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसको इन्होंने लीज पर ले लिया है, जहां पर ये अपनी ईवी गाड़ियां बेचेंगे। तो टाटा मोटर्स देखा जाए तो सर दोनों खबरों के चलते आज रिएक्शन पॉजिटिव साइड पर दिख रहा है। 715 तक भी गया था, थोड़ा हल्का होकर 708 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें तो बोल सकते हैं बाय ऑन डिप्स के नहीं सर? टाटा मोटर अगेन मैं बाय ऑन डिप के मूड में नहीं हूँ सर। मैं मान के चल रहा हूँ कि 5 से 8 हफ्ते कंसोलिडेशन होगा, जिसमें चौथा हफ्ता चल रहा है। मुझे अभी भी 3 हफ्ते 4 हफ्ते कंसोलिडेशन दिख रहा है। इसके बाद जब 736 के ऊपर निकलेगा तब मैं बायर रहूंगा। अगर आप बाय ऑन डिप में इंटरेस्टेड हैं और करते हैं तो आपके लिए 682 से 700 682 से 700 सॉरी 682 695, ये जोन बहुत बेहतरीन होगी बाय ऑन डिप्स के लिए। मैं अगेन 5 से 8 हफ्ते की कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट पे बाय करना पसंद करूंगा। चलिए ठीक है, परफेक्ट है सर। बहुत सारे स्टॉक्स जिनकी हमने बातचीत करी है, ये मिड कैप गेनर लूजर्स और स्मॉल कैप गेनर लूजर्स, इनके ऊपर हम फोकस करेंगे। लेकिन अंशुल सर जब हमारे साथ जुड़ते हैं ना तो सुपर चैट के जरिए हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं। कुछ लोग हमें सवाल भी उठाते हैं कि जब आप जुड़ते हैं सर तो सुपर चैट के जरिए जो आपके पास क्वेश्चन आते हैं, सवाल आते हैं, आप उन्हीं को लेते हैं, जो नॉर्मल चैट्स हैं वो पीछे छूट जाती हैं। तब क्या करें सर? कुछ कायदे कानून, कुछ प्रोटोकॉल, कुछ गाइडलाइंस होती हैं, हमारे ऊपर भी कोई है जो हमें आदेश देने के लिए बैठा है। तो आदेश यही है कि सुपर चैट के जरिए एक सवाल अगर आते हैं तो उनको आप पहले एड्रेस कीजिए। और पहला सवाल हमें मिला है नरेश जी का। नरेश जी ने 40 रुपये भेजे और नीवा बूपा हेल्थ को लेकर सर इनका क्वेश्चन है। 2000 शेयर इनके पास पड़े हैं सर और 94 रुपये 20 पैसे
₹94 का इनका प्राइस है, माफ़ कीजिए 2 साल का इनका टारगेट ये पूछना चाह रहे हैं। तो सर कल परसों आई थिंक ब्लॉक डील हुई थी और उसके बाद शेयर में हमने देखा था बड़ा डिस्काउंट देखने को मिला था। ₹80 के आसपास या 78 के आसपास तक ये स्टॉक फिसल गया था, माफ़ कीजिए ₹82 तक। और ₹82 पर ही सर एसबीआई म्यूचुअल फंड और आई थिंक डीएसपी म्यूचुअल फंड ने बड़ी क्वांटिटी में इसके शेयर्स खरीदे हैं। तो सर जिनके पास ₹94 के रखे हुए हैं, कोई घबराने या चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेवल आ जाएंगे, ये चार्ट्स पर दिख रहे हैं ये। सर मैं परसों भी कॉन्फिडेंट था, जब ये गैप डाउन खुला था मैं आज भी उतना ही कॉन्फिडेंट हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस ₹80 के नीचे क्लोज होने के बाद हिल जाएगा कि ये स्टॉक बुलिश से बेरिश हो गया है। आईपीओ बेस बनाने की कोशिश कर रहा था, उसमें एक नी जग रिएक्शन इसका ब्लॉक डील का आया है, बहुत कोई उसका अंतर नहीं पड़ा है। गैप डाउन खुला था तो उसको एब्जॉर्ब करने में, थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा। डाइजेस्ट करने के बाद जब चलेगा बहुत आराम से 95 96 का ब्रेकआउट लेगा और ऑल टाइम हाई के ऊपर निकलेगा। तो कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं दिख रही है प्राइस एक्शन में। टाइम वाइज जरूर 2-3-4 हफ्ते समय ले सकता है, उसके बाद चलेगा। ऑल बीइंग सेड ₹80 के नीचे क्लोज होने पे व्यू बुलिश से एटलीस्ट साइडवेज या बेरिश हो जाएगा, बुलिश तो नहीं रहेगा। तो जब तक 80 प्रोटेक्टेड है, आराम से इस डिप पे एवरेज कीजिए। 95-96 पे आता है तो एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिए। 95-96 के ब्रेकआउट के बाद मैं बाय रिकमेंड करना स्टार्ट करूंगा। दूसरा ठीक है, सर, परफेक्ट। ये मतलब दिल्ली आने का प्रोग्राम बन रहा है, तो ये जो आप लोग मुझे डिनर पार्टी देंगे, ये किस दिन देंगे ये भी मुझे सुपर चैट पे पूछना है कि आप बिना सुपर चैट के बता देंगे मुझे? मैं पता चुप क्यों हूँ सर? नहीं, कुछ ना समझ कुछ तो गोली गए जरूर हो। मतलब अभी ना एक दुनिया में एक महान पुरुष अवतरित हुए थे, उनका अभी अवतरण दिवस निकला है सर, जिसे हम इंग्लिश में हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। तो वो इंसान अगर सर आपसे पूछे, मेरा आपसे ऐसे ही सवाल है सर, आप थोड़ा अगर मुझे गाइड कर पाएँ, आप काफ़ी किताबें पढ़ते हैं, बहुत ज्ञान अर्जित करते हैं सर, अगर वैसा कोई इंसान, कोई महान पुरुष हो और वो आपसे पूछे कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, आप मुझे कब पार्टी देंगे, उसका अभी अवतरण दिवस निकला हो, तो आप उनको क्या कहेंगे? मैं सर ऐसे आदमी को सलाह दूंगा कि जाके अपना खा पी लो और जब मनी 9 पहुंचो तो जेब में से पैसा निकाल लो बिना पूछे। मतलब मैं समझा नहीं सर। मतलब अपना आराम से एंजॉय कर लो, खा पी लो, पैसा खर्च कर लो, फिर जब मनी 9 के दफ्तर पहुंचो तो जिसके जेब में हाथ पड़ जाए उसके जेब में जितना पैसा हो सब निकाल लो। समझ गया सर। बताइए सर, कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे और क्या पसंद करेंगे खाना सर, बताइए। बस सर 1 से 2 हफ्ते में दिल्ली आने का प्रोग्राम बन रहा है मैनेजमेंट के साथ, तो जिस भी दिन फाइनल होगा तो आपको अपडेट जरूर करेंगे। ठीक है सर, मैं आज से ही जेबें खाली करनी शुरू कर देता हूँ अपनी, अगर आपका इस तरह हमें का वही बोल प्लान रहा है। था कि आने के पहले जेब में पैसा जरूर भर लीजिएगा, खाली जेब ना मिले। ठीक है सर, जैसा मालिक का आदेश वैसे करेंगे सर। अब आप जेब पर ही फोकस है तो ठीक है, जेब पर ही सही सर, जैसे आप बोलेंगे वैसे हो जाएगा। आप आइए सर, स्वागत है आपका हमारी तरफ से, मनी 9 की टीम की तरफ से और हमारे सारे दर्शकों की तरफ से। तो ज़रूर आपसे मुलाकात होगी तो सर अच्छा लगेगा और कुछ सीखने को मिलेगा आपसे। जब ऐसे बात होती है शो के दौरान तब भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और जब आप मिलेंगे तब भी आई सपोज़ कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सर फिर से स्वागत है आपका, मिलिए सर, आप बताइएगा क्या शेड्यूल है, आपके साथ बैठने में बहुत मज़ा आएगा सर। इस बीच सर हमने ये नीवा बूपा की बात तो कर ली, जो कि नरेश जी का सवाल था। इसके अलावा सर एक आइनॉक्स विंड देखिए, आइनॉक्स विंड में अल्केश मकवाना जी का सवाल है, ये भी सुपर चैट के जरिए हमें मिला। इनकी सर ₹190 की बाइंग है और आगे का व्यू क्या रखूँ। इन्होंने ये तो नहीं बताया कि ये कितना होल्ड कर सकते हैं या किस ड्यूरेशन के लिए इन्होंने ख़रीदा था, लेकिन सर 190 पे लिया है, 185 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, तो ₹5 के आसपास का इनको लॉस है। सर इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दूंगा, इसमें हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं। हमने रिजल्ट के पहले बाय दिया था, हालांकि 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे बुक भी करा दिया था, बट समहाउ मेरे को चार्ट अभी भी अच्छा लग रहा है। राइजिंग मूविंग एवरेजेस पे नेगेटिव रिएक्शन रिजल्ट का, वो भी 52 मिलियन के वॉल्यूम के साथ, जो कि 500% राइज था। उसके बाद से 2 दिन हो गए, कोई बहुत फॉलो थ्रू मूव नहीं मिला है और इस पूरे डाउन मूव में इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं थी कि ब्रेकआउट पॉइंट 177 को रीटेस्ट कर ले। अगर कर लेता तो 177 पे वापस एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती। तो इसमें भी वही चीज है, रिजल्ट की वजह से नेगेटिव रिएक्शन आया है, एक बड़ी सेलिंग बार आई है 52 मिलियन वॉल्यूम की। तो इसका जब तक मिड क्रॉस नहीं हो जाता है 192 70 193 का, मोमेंटम बनना थोड़ा सा मुश्किल होगा।
बट कहीं से भी मेरे को बेरिश नहीं लग रहा है। मैं फ्रेश बाइंग तब सजेस्ट करूंगा जब ये मिड निकाल देगा उस बार का 191 193 की रेंज का। उसके बाद 213.80 और 230.90 दोनों टारगेट अभी भी खुले हुए हैं। हाँ, एक डिफरेंस जरूर आया है जो मेरे को लग रहा था कि रिजल्ट अच्छे आएंगे और एकदम फटाफट कर लेगा जैसे सुजलॉन ने किया था। रिएक्शन थोड़ा सा वीक था, तो जो 2 हफ्ते में टारगेट आना था वो शायद खींच के 8 से 9 हफ्ते में आए। बट इवेंचुअली 213.80 230.90 आते हुए दिख रहा है। कहीं से भी कोई पैटर्न में डेंट नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक बड़ी सेलिंग वॉल्यूम बार है, उसको एब्जॉर्ब करने में 2-3 हफ्ते का समय निकाल सकता है। ठीक है, परफेक्ट है सर। उतना तेज़ नहीं चला है, कंपैरिजन आपने सही कहा सर, सुजलॉन और आइनॉक्स विंड के बीच में ही हो रहा है। जितना तेज़ी से रिजल्ट्स के बाद वो चला था, ये नहीं चला है, थोड़ा स्लो एंड स्टडी मूवर है। तो जब ये ब्रेकआउट होगा तो फिर बड़े टारगेट्स स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो सर इसमें फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं इन लेवल्स के आसपास? फ्रेश खरीदारी सर फिर वही दिक्कत आएगी ना कि 2-3 हफ्ते अगर ये मतलब लगी रहेगी, साइडवेज रहेगा तो फ्रस्ट्रेशन आने लगेगी। तो बेटर है कि 10 रुपए महंगा खरीदिए, लेकिन तब खरीदिए जब तुरंत फटाफट में मोमेंटम मिल जाए। तो 193 के ऊपर आउटराइट बाइंग कीजिए। 193 निकलते से 213.90 बहुत जल्दी में आएगा, तो मोमेंटम जब आ जाए तब बाई करना ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी आपको मतलब करना ही है कि मतलब अगर प्रीएम्प्ट नहीं ये करना है है कि सर? मेरे को सर अगर ये आपको अभी कहीं पैसा लगाना ही है, तो अभी हम्म। हमने रिको ऑटो बाई दिया अपने क्लाइंट्स को। बढ़िया ठीक है। कपनैंडल पैटर्न से ब्रेकआउट मिला है, तो आप रिको ऑटो एक बार ट्राई कर सकते हैं। कितने बाई दिए रिको ऑटो में? 60 दिन के कपनैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट था, 4 दिन लगा के लो वॉल्यूम पे रिटेस्ट किया और आज ओपन लो के साथ चला है। 79 पे हमने बाई दिया है, तो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं। ये स्टॉक ठीक में है 10-12% का मूव आपको 2-4 दिन में मिल सकता है। तो अगर किसी को इतना ही जल्दी है कि पैसा लगाना ही है, तो रिको ऑटो देख लीजिए, वो बहुत बेहतरीन लग रहा है। सर, रूल वही है जो आपने कहा था, 4% के आसपास स्टॉप लॉस, 9 से 10% का टारगेट। स्मॉल कैप माइक्रो कैप में अक्रॉस द बोर्ड जो बाई प्राइस में दे रहा हूं उससे 4% नीचे का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस और 9% का मिनिमम टारगेट। मूव जब मेरे को दिखती है कि 15-18% आने वाली है, तो मैं कंजर्वेटिवली सेफ साइड प्ले करता हूँ। 9% का 1:2 रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड दे देता हूँ क्लाइंट्स को, ताकि अगर स्टॉप लॉस कटा तो आपका 1 रुपए जाएगा, अगर टारगेट मिला तो 2 रुपए मिलेगा। इसमें क्या होता है, अगर आप 60-70% भी सही है तो क्लाइंट पैसा कमा लेता है। 100% सही होना तो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, 60-70% में भी अच्छा पैसा बन जाता है। नहीं नहीं सर, 10 में से 7 भी अगर सही हो जाएं तो यू आर वन ऑफ द बेस्ट एनालिस्ट कंसिडर्ड। तो रिको ऑटो में अगर आप एक बार चार्ट दिखा पाएँ, रिको ऑटो का RICO AUTO के नाम से आपको मिलेगा। रिको ऑटो का चार्ट एक बार दिखा दीजिए। 79 के आसपास यहाँ पे खरीदारी करने की राय दी गई है। किसी भी स्टॉक में जब मोमेंटम बनता है तो 9 से 10% के अपसाइड के साथ आप यहाँ पे खरीदारी करें। अभी 81 के आसपास है। 4% नीचे का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, जिस भाव पर दिया है 79 पर दिया है उसके 4% नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 10% ऊपर के टारगेट आपको दिख सकते हैं। 2 से 4 दिन का आपको यहाँ पे समय लेकर चलना चाहिए। तो फ्रेश खरीदारी अगर आपको करनी है तो इस स्टॉक को आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं। इस बीच मनदीप सिंह जी कह रहे हैं सर कि मेरे पास टाटा एलेक्साई रखे हुए हैं 7,600 के दाम पर, 1 साल से ले रखा है सर, और अभी भी देखिए 1 साल होल्ड करने के बाद 6400 पे खड़ा है ये। तो इन्होंने गलत भाव पर ले लिया, अब क्या करें सर? सर आई वुड सजेस्ट कि फरवरी में जब हम बार बार डिस्कस कर रहे थे कि आईटी इंडेक्स खराब लग रहा है, नीचे आ सकता है, एक बार आपको निकल जाना चाहिए था। अगर नहीं निकले, अभी तक होल्ड कर रहे हैं, तो अब इस स्टॉक ने अपने मल्टीपल वीक स्विंग लोज को फेल किया है 5610 रुपए में। अगेन ये L&T, टाइटन, कोटक बैंक जैसे इसको तेजी से ऊपर आना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये होगी कि आईटी इंडेक्स साइडवेज कंसोलिडेशन में है, तो थोड़ा सा उतना तेज ना चले जितना कोटक, L&T और टाइटन चल गया। थोड़ा धीरे चले, बट 8,000 रुपए तक आराम से आ सकता है। 8,000 निकलता है तो फिर और तेजी डेवलप होगी, तब हम टारगेट्स रिवाइज करेंगे। बट फिलहाल के लिए एक बार लग रहा है कि 8,000 तक आ सकता है। अब आती है बात एवरेज की। एवरेज कहाँ करना है? 6 हफ्ते कंटिन्यूस अप मूव हो चुका है, तो 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते का पुल बैक आना चाहिए। जब ये पुल बैक आपको 6,100 से 6,050 के बीच में मिले, तो एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। मोस्ट लाइकली 90% वहां पे बाई की सलाह रहेगी, अगर ये पुल बैक लोअर वॉल्यूम पे आया तो 4 से 6 हफ्ते ठीक है। वेट कर लीजिए, 6100 के नीचे दोबारा सवाल पूछिए। मोस्ट लाइकली एवरेज की सलाह रहेगी। ठीक है, वेट कर लीजिए। इतना आपने 1 साल वेट किया ही है तो एक 2-4 हफ्ते 6 हफ्ते का और आप इंतज़ार कर लीजिए। नीचे में 6100 के आसपास आए, दोबारा सवाल पूछ लीजिए, वहाँ पे हो सकता है कि शायद आपको एवरेज करने का मौका मिले। अभी फ़िलहाल के लिए एवरेज करने की सलाह नहीं है, ऑल्दो आप काफ़ी ज़्यादा
लॉस में है। इस बीच के आर मीना जी ने सर हमें 40 रुपये का समर्थन भेजा और वीएसटी इंडस्ट्रीज़ को लेकर पूछ रहे हैं कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का व्यू बता दीजिए। सर मैं इसका चार्ट देख रहा था, मैंने 5 दिन का चार्ट देखा, मैंने 1 महीने का चार्ट देखा, 6 महीना YTD यानी कि इस साल, 1 साल, 5 साल तक रिटर्न नेगेटिव ही हैं इसके। अगर आप दिखा पाएँ 5 दिन, 1 महीना, 6 महीना, YTD, 1 साल, सारे दिखे आप, केवल 5 साल में भी इनफैक्ट इसने नेगेटिव रिटर्न ही दिया है। तो ऐसे स्टॉक्स सर जिनका रिटर्न प्रोफाइल अगर पीछे का देखें पास्ट का वो नेगेटिव आपको दिखे, क्या करना चाहिए सर ऐसे स्टॉक्स में, जब कोई बोल ही रहा है कि उनको व्यू बनाना है स्टॉक में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए? इस तरह के अगर आपके पास सवाल आते हैं तो आपने क्लाइंट्स को क्या कहते हैं? तो देखिए, वीएसटी इंडस्ट्री अगेन इसमें बहुत दिक्कत कुछ नहीं थी। अगर आप ऐसे ईयरली देखेंगे तो शायद आपको दिक्कत दिखेगी, बट ओवरऑल अगर चार्ट पे प्लॉट करके देखेंगे 229 दिन का कपनेंट, 229 हफ्ते का कपनेंट पैटर्न ब्रेकआउट आया था 142 रुपए में अप्रैल 2024 में, और वहां से सितंबर 2024 यानी 4 महीने में स्टॉक डबल हो गया था। 50-60% रिटर्न दिया था, 345 से 480 का हाई बना। अब प्रॉब्लम कब हुई? प्रॉब्लम हुई जब 480 पहुंचा, वर्टिकल अप मूव थी, वीकली पे हाईएस्ट वॉल्यूम पे थी, बाइंग क्लाइमेक्स कर गया, तो वहां पे जो निकल गया वो तो अपना ये पूरा 50% फॉल आराम से देख के एंजॉय कर रहा है। जो नहीं निकला बाइंग क्लाइमेक्स में, उसके बाद ये पूरा पेन झेलना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ बाइंग क्लाइमेक्स पे आपको बहुत ध्यान देना होगा, स्पेशली अगर आपके स्टॉक्स मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में फॉल करते हैं। उसमें भी मिड कैप में एक आध बार अगर निफ्टी 500 में है तो चलो सस्टेन्ड म्यूचुअल फंड की बाइंग आपको बचा सकती है, वो भी 100 में से 5 ही 7 केस में बचता है। बट स्मॉल कैप स्पेस में और माइक्रो कैप में आपको एक्सट्रीमली केयरफुल होना पड़ेगा। पहला साइन ऑफ बाइंग क्लाइमेक्स भी देखिए, कंफर्मेशन का वेट मत कीजिए और स्टॉक को छोड़ दीजिए। बहुत स्टॉक्स हैं पैसा कमाने का, ये फॉल करता है आपका प्रोबेबली स्मॉल कैप में 4724 करोड़ का मार्केट कैप है, 1634 करोड़ का फ्री फ्लोट है। तो जब ये मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में फॉल करता है, बाइंग क्लाइमेक्स से पंगा मत लीजिए। हो सकता है हम गलत बाइंग क्लाइमेक्स कॉल कर लें, वहां से 20-30-40% और बढ़ जाए, बट कितनी बार होगा? 100 में से 10 बार, बाकी 90 बार वो 10 पकड़ने के चक्कर में लॉस कर लेंगे। तो इसलिए मेरे को हल्का सा भी स्मॉल कैप में बाइंग क्लाइमेक्स लगता है, मैं आउटराइट स्टॉक से बाहर हो जाता हूँ। अब इस स्टॉक में दिक्कत क्या है? अगर ये 277 नहीं प्रोटेक्ट कर पाया तो ये जो 8 हफ्ते का बेस बना है इसका डाउनवर्ड ब्रेकडाउन आ जाएगा, 245 का टारगेट खुल जाएगा, और इस स्टॉक को मैं अगले 4-5 साल अपनी वॉच लिस्ट से हटा दूंगा, क्योंकि बाइंग क्लाइमेक्स के बाद अभी 1 ही साल हुआ है, 3-4 साल और लगेगा इसको कंसोलिडेट होने में। अच्छा, ये कंपनी ना सर सिगरेट बनाने के कारोबार में है। अगर वॉरेन बफे साहब की थ्योरी लगाएं तो वो कहते हैं कि जिन चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं उन्हीं के शेयर खरीदिए, तो फिर क्या कहेंगे आप? तो देखिए, इस्तेमाल करना, और चलिए मैं इसको आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। आप मान रहे हैं कि ये पढ़ने वाला बच्चा क्लास 12th में 99% लाएगा, उसके बाद 5 साल लगा के ये बढ़िया आईपीएस ऑफिसर या वो बन जाएगा। तो आप आज से अपनी बेटी की शादी उससे थोड़ा ना कर देंगे, आप तो समय लगाएंगे, देखेंगे, भले वो कितना अच्छा दिख रहा हो, बीच में कहीं कुछ गड़बड़ तो हो ही सकती है कि अपने पास से भटक जाए, नशे में पड़ जाए, कुछ हो जाए। उसी तरह स्टॉक्स हैं, आप एज्यूम कर लेते हो कि ये रेगुलर अर्निंग करेगा, तो आप 5 साल 8 साल की फॉरवर्ड अर्निंग के प्राइजेस आज दे देते हो। तो आपने आज तो दे दिया, 8 साल अगर वो अर्निंग्स जस्टिफाई करता है तो ये प्राइस होनी चाहिए। तो 8 साल की बढ़त तो आपने आज ही खा ली, तो 8 साल तो बढ़त नहीं आई। और अगर बीच में कहीं रिजल्ट गड़बड़ हो गए तो जो 8 साल फॉरवर्ड अर्निंग आपने डिस्काउंट की थी वो तो गलत हो गई, तो जो प्राइस आप मान रहे थे वो आएगी नहीं, तो अपने आप स्टॉक मूवेबल गिर जाएगा। तो दोनों ही केस में अपसाइड लिमिटेड है, डाउनसाइड बहुत ज्यादा है, तो उस स्टॉक को वहीं छोड़ देना चाहिए। जो 1-2 साल के फॉरवर्ड अर्निंग तक है मिड कैप स्मॉल कैप, आप जरूर उसमें रिस्क ले सकते हो कि 5-8 साल की फॉरवर्ड अर्निंग डिस्काउंट करेंगे, बट जो ऑलरेडी इतना कर चुके हैं उनमें कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है, परफेक्ट है। अब इसके ना बिल्कुल विपरीत एक स्टॉक है जिसको लेकर सवाल आया। ये सवाल है लोहित चोपड़ा जी का, जिन्होंने 40 रुपये भेजे। उन्होंने सिर्फ किम्स का नाम लिखा है सर। अब हमारे हाथ में है कि हम इसको कैसे डिस्कस करें। अब मैंने इसका चार्ट देखा और चार्ट में दिख रहा है सर 1 साल का, अगर आप चार्ट दिखा दें किम्स का, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, इसमें सर 670 के आसपास का प्राइस है। 1 साल पहले का चार्ट आप देखेंगे आपको 80% का रिटर्न, 81% का रिटर्न दिखेगा। ये 350 रुपये के आसपास ट्रेड करता था सर, जून 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, और अभी ये 708 का हाई लगा कर आया, तो ऑलमोस्ट डबल हो गया 1 साल में अगर आप देखें। अब ये पूछ रहे हैं इसमें सवाल, क्या इस स्ट्रेंथ को आप बाय करेंगे फिर?
आई वुड बी ए बायर, बट मैं अब छोटी क्वांटिटी में बायर रहूंगा, क्योंकि ये फिफ्थ बेस पे है ऊपर अपने, मतलब फोर्थ या फिफ्थ बेस पे, एग्जैक्टली इतनी जल्दी काउंट नहीं कर पाऊंगा, बट फोर्थ या फिफ्थ बेस पे है, तो मैं बहुत छोटी क्वांटिटी में बायर रहूंगा। बड़ी क्वांटिटी में कब बाई करता, जब 47 हफ्ते का कपनाडल पैटर्न ब्रेकआउट आया था 451 रुपए में अगस्त 2024 में, तब मैं बड़ी क्वांटिटी में बाई करता, क्योंकि ये केवल दूसरा या तीसरा बेस होता है। तो अब ये जो करेक्शन आई है आपकी जैन 2025 से मई मार्च 2025 में, आप पूरे वीकली चार्ट पे पुल बैक देख लिए, ये सबसे लंबी पुल बैक है, यानी बायर्स और सेलर्स अब बराबर होते जा रहे हैं, जो पहले एक तरफा बाइंग के फेवर में था। तो आई वुड बी ए बायर, स्मॉल बायर। 690 के ऊपर अगर निकलता है तो मैं, अगर 100 क्वांटिटी नॉर्मली खरीदता हूं तो मैं 25 क्वांटिटी का बायर रहूंगा। 650 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा और करीब करीब 850 का मेरा टारगेट रहेगा। तो ठीक लग रहा है। मार्च क्वार्टर में एक चीज इसने अच्छी भी की है कि रिजल्ट, ईपीएस पर रिजल्ट थोड़ा सा पॉजिटिव आया है, तो एक वापस ट्रैक्शन बनना स्टार्ट हुआ है। अगर 690 का ब्रेकआउट मिला तो मैं बाई करूंगा 650 के स्टॉप लॉस से। 690 के ऊपर लेना है जब इसमें ब्रेकआउट हो जाएगा 650 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। अच्छा स्टॉक है, रिटर्न काफ़ी अच्छे दिए हैं, लेकिन 690 का आप वेट कर लीजिए। एम्फोसिस, इसको लेकर सर आदर्श पांडे जी का सवाल है, इन्होंने 100 रुपये हमें भेजे भी हैं और कह रहे हैं कि सर अगर एम्फोसिस पूछ रहे हैं इनफैक्ट कि 2800 तक आ सकता है क्या एक मंथ में, यानी कि ये लेना चाह रहे हैं, 2550 का भाव है सर अभी, और एक महीने के व्यू से लेना चाह रहे हैं और इनका टारगेट मन में है 2800 रुपये। क्या ये सही सोच रहे हैं सर, आ जाएगा 2800 एक महीने में? ये आना चाहिए सर। वीकली चार्ट पे बढ़िया रिवर्सल स्ट्रक्चर बना है और फेयर वैल्यू एरिया 2544 पे था, ऑलमोस्ट प्रोटेक्टेड है। उसके नीचे गया, वीक लॉन्ग्स को एलिमिनेट किया और उतनी तेजी से ऊपर आया। तो अगर इस बीच में आईटी इंडेक्स में ब्रेकआउट बना तो इस स्टॉक में भी पूरी पूरी चांस है कि 2748 रुपए तक आ सकता है। तो स्मॉल क्वांटिटी सही, बट आईटी सेक्टर में ये साइंट, एम्फेसिस, ये आपके पोर्टफोलियो में छोटी छोटी क्वांटिटी में होने चाहिए। बड़ी क्वांटिटी में वही मेजर जो चार है वही होने चाहिए। तो 2748, 2751 तक का टारगेट दिख रहा है हुए। ठीक है, परफेक्ट है, ओके। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि प्रदीप डिडवानिया जी का है। 40 रुपये का समर्थन इन्होंने दिया है। दो स्टॉक्स इन्होंने पूछे सर, एक तो है HCG हेल्थ केयर ग्लोबल और दूसरा है एक्सिस बैंक। ये दोनों स्टॉक पूछ रहे हैं कि कैसे लग रहे हैं फिलहाल एंट्री के लिए, अगर फ्रेश एंट्री लेनी है तो। सर HCG, पर्सनली मैंने इस स्टॉक को आइडेंटिफाई किया था 2021 में, जब मेरे ससुर जी का कैंसर का हम लोग ऑपरेशन कराने गए थे, तो HCG नागपुर में गए थे। बेहतरीन में बेहतरीन हॉस्पिटल है, फैसिलिटी देख लीजिए, साफ सफाई देख लीजिए। नहीं, हॉस्पिटल आप जाएंगे तो हमेशा दवाई और ये सब महकता रहता है। परफेक्टली क्लीन हॉस्पिटल, कोई स्मेल नहीं, कुछ नहीं, बहुत बेहतरीन सर्विसेज। तो ये तभी से मेरे को स्टॉक बहुत पसंद है और कंटिन्यूअसली इसकी अर्निंग्स अच्छी रही हैं। हालांकि उस समय स्टॉक 200 रुपए के आसपास था, वहां से 650 आ गया है, बट अभी लग नहीं रहा कि क्लाइमेटिक मूव आ गई है या वर्टिकल अप मूव हो चुकी है। बड़ी मूव खत्म हुई है, बड़े कंसोलिडेशन की जरूरत है, बट कहीं से भी क्लाइमेटिक या बाइंग क्लाइमेक्स नहीं दिख रहा है। आई वुड वेट यहाँ पे 4-6 महीने की कंसोलिडेशन। ऑलरेडी 8 हफ्ते हो चुके हैं कंसोलिडेट करते, ये कंसोलिडेशन 4-6 महीने निकलेगी। जब बेस रेडी हो जाएगा उसके बाद ये स्टॉक बड़ी अप मूव के लिए रेडी रहेगा। तो अगले 6-8 महीने आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, बट स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में बना के रखिए। कंटिन्यूअसली सेल्स और रनिंग ग्रोथ में है। 6 महीने के बेस के बाद ये स्टॉक बड़ी मूव के लिए तैयार हो सकता है। 6 महीने बाद स्टॉक में बाइंग बनेगी। ठीक है, और एक्सिस बैंक में क्या प्रॉब्लम है सर? ये तो गिरता ही जा रहा है, आज भी निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल है। सर स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए। एक्सिस बैंक सर। एक्सिस बैंक में कोई खास दिक्कत नहीं है सर। बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन में है, तो एक को ऊपर एक को नीचे करना है, उस हिसाब से इंडेक्स मैनेज हो रहा है। तो इंडेक्स मैनेजमेंट के बाद जैसे ही चलेगा, ये स्टॉक में ऊपर में 2440 का पहला टारगेट आते हुए दिखेगा। फ्रेश बाइंग अगर आपको करना है तो फिलहाल के लिए स्विंग हाई 1208.80 पे है, तो 1208.80 के ऊपर बाइंग बनेगा, या फिर नीचे में जब ये क्लियरली अपना गैप कवर कर लेगा 1165 पे, तो उसके रिएक्शन पे बाई बनेगा। तो फ्रेश बाइंग अगर कर रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, अगर है तो आराम से होल्ड कीजिए, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। कंसोलिडेशन पूरा होने के बाद जब सब एक साथ अलाइन होंगे, 1240 का टारगेट आराम से मिल जाएगा। ठीक है, परफेक्ट है। इस बीच सर लसीदा मेनन जी का सवाल है, ये भी सुपर चैट के जरिए आया है। ये कह रहे हैं कि सर बिटवीन APL अपोलो एंड रेडिको खैतान
विच टू बाय, यानी कि दो स्टॉक्स इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, रेडिको खैतान और एपीएल अपोलो ट्यूब्स। इन दोनों में से बेस्ट कौन सा आपको नजर आ रहा है? तो दोनों में सिमिलर पैटर्न है। रेडिको में कपनाडल पैटर्न का ब्रेकआउट आया है। ये ऑलमोस्ट 24 हफ्ते का ब्रेकआउट है, 2600 ऑड लेवल पे टारगेट 3100 रुपए बनता है। और दूसरा एपीएल अपोलो, इसमें भी बेस ब्रेकआउट है ऑलमोस्ट। अगर वीकली काउंट करूं यहाँ पे 89 वीक्स का कपनाडल पैटर्न ब्रेकआउट है। आई वुड सजेस्ट, अगर आपको लेना ही है तो दो में से एक मत सेलेक्ट कीजिए, दोनों को ही 50-50% ले लीजिए। क्योंकि अगर एक आध फेल भी हुआ तो इतना बड़ा डेंट आपको नहीं देगा जितनी बड़ी प्रॉफिट दूसरा दे देगा। तो दोनों में यहाँ पे 30-31% की अपसाइड दिख रही है। बट लार्ज कैप कैटेगरी की तरफ ज्यादा फॉल करते हैं तो बहुत जल्दी मिड कैप स्मॉल कैप की तरह नहीं चलेंगे। बट दोनों स्टॉक में यहाँ से 25 से 30% की अपसाइड है। दोनों को आधा आधा ले लेना चाहिए। ठीक है, आधा आधा ले लीजिए दोनों में, ये राय आपके लिए निकल के सामने है। सर, एक ब्लैक रॉस नाम का स्टॉक है, BLACK ROSE। अगर आप इसको ट्रैक करते हो, रोहित जैन हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने इसको लेकर ब्लैक रॉस कह रहे हैं कि सर 147 पे ले रखा है, और दूसरा है रिलैक्सो 567 567 की प्राइस पर ले रखा है। दोनों के बारे में आपसे राय पूछ रहे हैं। तो देखिए, जिन जिनको चार्ट पढ़ने का शौक है, ब्लैक रोज आपके लिए बेस्ट स्टॉक है जिसको आप स्टडी कीजिए कि कब लेना है कब नहीं लेना है। 402 हफ्ते का बेस बना के 19 रुपए में स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था नवंबर 14 में। वहां से कंटिन्यू, जिसको सेक्युलर बुल रन कहते हैं, वो स्टार्ट हुई थी। 19 रुपए से स्टॉक गया 225 रुपए नवंबर 2021 में। यहाँ पे हुआ बाइंग क्लाइमेक्स, उसके बाद आना चालू हुआ करेक्शन। तो 228 230 से करेक्ट होते होते स्टॉक ने डाउन मूव बनाई 87 की। HEG ग्रेफाइट ऑलमोस्ट उसी कैटेगरी के मिरर इमेज है। तो अगले 2-3-4 साल और ना चले तो कोई बहुत सरप्राइज नहीं रहूंगा मैं। ऊपर में 117 का मेजर रेजिस्टेंस है, शायद वो क्रॉस ना हो। वहां आते आते लॉस बुक करके किसी मूविंग काउंटर में निकल जाना चाहिए। नीचे में 91 87 टूटता नहीं दिख रहा है, तो इस जोन में अगर पहले आता है तो एवरेज कर लीजिए, 117 पहले आता है तो एग्जिट कर लीजिए। ठीक है, दूसरा है सर रिलैक्सो 567 पर। रिलैक्सो रिलैक्सो भी सिमिलर चीज है। बड़े बेस के बाद बड़ी अप मूव आई थी, ऑलमोस्ट 25-26 रुपए से 1400 की क्लाइमेटिक मूव लेके 174 हफ्ते हो चुके हैं जहां से डाउन मूव बनी हुई है। 72% करेक्ट हुआ है। वीकली चार्ट पे बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बेस बना के थोड़ा सा अपसाइड ट्रैक्शन मिला है। बट इसको मजबूती तब मिलेगी जब 451 निकलेगा। तो अगर अगले 2-3 हफ्ते में 451 452 के ऊपर क्लोजिंग आती है, एक बार के लिए बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऊपर में टारगेट जो आपको मिलेगा 598 का मिलेगा। 451 के नीचे हाथ नहीं लगाना है। 451 के ऊपर क्लोजिंग मिले तो ही बाई करना है, फिर 598 मिलने की संभावना रहेगी। बाकी बाइंग क्लाइमेक्स है, बाइंग क्लाइमेक्स के बाद हालत जितनी खराब हुई है, मैं बहुत इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा ब्रेकआउट बाई करने में। मतलब सर इनके पास 567 का रखा है, तो आप कह रहे हैं कि 451 पार हो जाए तो एवरेज कर लें ये? 451 के ऊपर एवरेज कर लेना चाहिए। अगर आपके पास रखा ही हुआ है 598 के आसपास निकल जाएगा। ठीक है, परफेक्ट है। ब्लैक क्रॉस से तो आपको निकल जाना चाहिए रोहित जी, ये राय फिलहाल आपके लिए आ रही है। और इस स्टॉक में आपको एवरेज अगर करना ही है, क्योंकि आपका भाव काफ़ी ऊपर का है, तो 451 ये निकलने दीजिए, उसके बाद आप चाहें तो एवरेज कर सकते हैं। अभी मत एवरेज कीजिएगा। टाटा मोटर्स सर, अभिषेक पांडा जी का सवाल है, 200 शेयर इनके पास है सर, प्राइस बहुत इंटरेस्टिंग है, आई होप ये टाइपो नहीं है। 180 के प्राइस पर सर इन्होंने ले रखा है। अब पूछ रहे क्या करना है। अब होना तो मुनाफा ही बुक है, क्योंकि लिया ही इतने बढ़िया दाम पे हुआ है इन्होंने। आई सपोज काफ़ी साल से ये इसे होल्ड कर रहे हैं। तो सर 180 वाला ऑलमोस्ट 4 गुना के मुनाफे पर ये ऑलरेडी बैठे हैं, तो क्या करना चाहिए इनको? 200 क्वांटिटी भी है इनके पास। सर टाटा मोटर ही बोला ना आपने? जी जी जी। टाटा मोटर मेरे ख्याल से जो करेक्शन आना था वो आ चुका है। बेसिकली लार्ज कैप में बड़ी मूव के बाद एक 30% की करेक्शन आती है। टाटा मोटर में ऑल टाइम हाई से 54% की करेक्शन आ गई है। अब ये क्या कर रहा है, लास्ट जो वीकली पे लोअर हाई था उसको तोड़ चुका है। हायर लो बनने की देर है। जैसे ही ये ब्रेकआउट देगा, जो 8 हफ्ते की हम कंसोलिडेशन की बात कर रहे हैं, 735 740 के ऊपर ब्रेकआउट देगा तो लोअर हाई लोअर लो का स्ट्रक्चर टूट जाएगा, हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर कंफर्म हो जाएगा।
फिर 810, 900 और फिर ऑल टाइम हाई, यही तीनों टारगेट मिलेंगे। अगर आपको निकलना ही था तो जब फील्ड ब्रेकआउट 1040 के आसपास बना था तब निकल जाना चाहिए था। अब तो वापस रीएक्यूमुलेशन जोन में आया है, तो यहाँ से वापस से मेरे को ऑल टाइम हाई दिख रहा है। थोड़ा धीरे चलेगा, समय लेके चलेगा, बट लार्ज कैप में आपको सेफ्टी मिलती है, तो सेफ्टी की ये प्राइस होती है कि स्लो मूवर रहेगा। तो मेरे ख्याल से अब तो बेचने का कोई मतलब नहीं है, करेक्शन आपने पूरा देख ही लिया है। तो यहाँ से ऑल टाइम हाई वापस मिलेगा, वहां पे दोबारा सवाल पूछिएगा। ठीक है, तो आपने 1180 के लेवल भी देखे हैं, तो फिर आप 706 रुपये पर क्यों बेचेंगे? आप इसको होल्ड कीजिए अभिषेक जी, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ से नई तेज़ी शायद स्टॉक में डेवलप होती हुई नज़र आ जाए। इस बीच हरीश शर्मा जी कह रहे हैं कि नावा सर NAVA के नाम से जो शेयर है, 238 शेयर इनके पास है 517 के दाम पर। आज इसमें 9% का अप मूव है सर। आज ही इनका जो प्राइस है, जो कॉस्ट है, उसके ऊपर निकला है स्टॉक। और दूसरा इनके पास यूनिकेम है 250 शेयर 190 के रेट पर। तो सर ये जो आई थिंक इनका बायबैक भी आया था एक 500 रुपये के रेट पर, तो इन्होंने 517 पर लिए। इनका लेवल आज ही पार हुआ है क्योंकि मूव काफ़ी शार्प आया आज स्टॉक में। 500 के नीचे कल की क्लोजिंग थी। क्या करना चाहिए सर? बने रहें अभी, ये मोमेंटम और आगे जारी हो सकता है, या फिर इनका भाव आगे निकल जाएंगे? तो यूनिकेम और नावा, ये दो शेयर पूछे ना? जी। यूनिकेम तो सर वीकली पे डाउन ट्रेंडिंग है, 26 हफ्ते में 43% करेक्ट कर चुका है। हालांकि ब्रेकआउट रिटेस्ट करने नीचे आया था, जो सक्सेसफुली होल्ड किया है, बट ब्रेकआउट रिटेस्ट के बाद जो अपमूव आया उसमें वॉल्यूम नहीं है, तो मेरे को स्टॉक नहीं अच्छा लग रहा है। अगर रख रहे हैं अपने पास तो 550 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रख लीजिए। मेरे हिसाब से स्टॉक से निकल के किसी अच्छे मूविंग काउंटर में निकल जाना चाहिए। नावा में बढ़िया अपमूव ट्रिगर हुई थी, करेक्शन वापस ट्रिगर हुआ था, करेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। वापस से एक बड़ा बेस बना है 27 हफ्ते का कप एंड हैंडल, जिसका ब्रेकआउट 561 के ऊपर है। तो अब नेक्स्ट लेग में जब भी ये स्टॉक 561 रुपए निकालेगा, ये अपना ऑल टाइम हाई पार करते हुए करीब करीब 750 रुपए जा सकता है। बाइंग कहाँ करनी है फ्रेश बायर्स को? 561 के ऊपर कम से कम एक दो दिन क्लोज कर ले, कंफर्म कर ले, तब बाइंग करनी है। अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए, पैटर्न अंडर डेवलपमेंट है, हाई क्वालिटी पैटर्न है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि ब्रेकआउट आएगा। ठीक है सर, मेरी गलती थी, मैंने आपको शेयर का नाम गलत बता दिया। ये यूनिकेम नहीं है, यूनिक कॉमर्स है। यूनिक कॉमर्स के नाम से स्टॉक है सर, यूनिक कॉमर्स ई सॉल्यूशंस के नाम से हाल फिलहाल की लिस्टिंग है। इनका प्राइस है सर 190 का और दाम है अभी 132.60 का। तो चार्ट एक्सट्रीमली खराब है, वीकली चार्ट पे रिवर्सल बनाने की कोशिश है। 120 टूटा तो ये रिवर्सल की कोशिश फेल हो जाएगी, फिर ये प्रोबेबली लो जो बना है उसको तोड़ के नया लो बना सकता है। तो यूनिकॉम से 120 का स्टॉप लॉस लगा के आप होल्ड कर सकते हैं। अगर मिला ऊपर तो 155 मिल जाएगा। आपकी जगह मैं होता, मैं स्टॉक से तुरंत निकल के किसी अच्छे स्टॉक में चला गया होता जहां मोमेंटम बनने की पॉसिबिलिटी होती। मैं 120 का स्टॉप लॉस नहीं लगाता, मैं निकल जाता। एक शेयर आपने बताई अभी थोड़ी देर पहले ही, रिको ऑटो, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी है 79 के आसपास, आपने बोला भी, रेकमेंड किया 9-10% ऊपर का टारगेट और 4% नीचे का स्टॉप लॉस रख लीजिए। तो इससे निकल जाइए आप यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन से हरीश जी, और बेटर है कोई मोमेंटम जिस स्टॉक में बन रहा है वहाँ पे शिफ्ट हो जाएं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। इस बीच सनी कुमार जी का सवाल है, कह रहे हैं कि सर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बता दीजिए कोई लॉन्ग टर्म के लिए। तो सर इसमें तो हम शेयरों की बात करते हैं, अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में सवाल कोई करना है तो आप 4 बजे शाम को मेरी सहयोगी हैं प्रियंका जी, मेरी सिर्फ मेरा सवाल खास कार्यक्रम लेकर आती हैं, तो उसमें ज़रूर जुड़िएगा, तो आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा बाखूबी। संदीप कुमार जी का सवाल है सर, 3 स्टॉक्स इन्होंने पूछे हैं, कह रहे हैं कि एक तो एटर्नल, दूसरा SBI और तीसरा है अदानी ग्रीन। इनके ऊपर व्यू दे दीजिए। हालांकि ये नहीं बताया इन्होंने कि ये शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए पूछ रहे हैं। सर एटर्नल में तो अगेन देखेंगे आप, रेंज के अपर एंड पे कल भी आके फेल किया है 242 के आसपास, आज भी वहीं वहीं घूम रहा है। तो या तो 245 का ब्रेकआउट ले ले डिसाइसिवली तो बाइंग किया जा सकता है, या फिर यहाँ पे डिसाइसिवली फेल हो तो 203 का टारगेट बनेगा। चार्ट में एक्सट्रीम कंफ्यूजन जोन में है, तो मैं बाइंग सेलिंग दोनों की सलाह नहीं दूंगा। 245 निकलता है डिसाइसिवली तो फिर बाइंग की सलाह रहेगी। इसके बाद SBI स्लो एंड स्टडी स्टॉक 850 860 की जोन जा सकता है। आई वुड नॉट बी ए बायर, उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं बाई सजेस्ट करूं। अगर है तो एक बार ऑल टाइम आई के लिए या 860 तक के लिए होल्ड कर सकते हैं, बट बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा पैटर्न। चलेगा ऊपर लेकिन बहुत स्लो मूवर रहेगा।
आखिरी अदानी ग्रीन, कल की खराब न्यूज भी स्टॉक आराम से पचा लिया है, मूविंग एवरेज पे रेस्ट कर रहा है, किसी भी दिन मोमेंटम बनेगा। अभी फिलहाल के लिए पिवट ब्रेकआउट आता है इसका 1028 पे, तो 1028 निकलते ही से 1127 के टारगेट वापस से खुल जाएंगे। रेस्टिंग फेज में कंप्लीट करके ब्रेकआउट देगा, अप मूव 1127 तक मिलनी चाहिए। ठीक है, परफेक्ट है। इस बीच हमारे दर्शक जो हमें शिकायत करते हैं ना, या फिर अपनी नाराज़गी जाहिर करते हैं कि आप नॉर्मल चैट के ज़रिए जो सवाल आते हैं वो नहीं लेते हैं, जब सुपर चैट के सवाल आते हैं, उसका तोड़ मिल गया, उसका एक सोल्यूशन मिल गया। और वो सोल्यूशन है कि आप हमें डायरेक्ट हमारे साथ फ़ोन लाइन पे जुड़िए। नंबर आपके पास स्क्रीन पर आपको ऊपर चलता हुआ दिख जाएगा, 9311211874। और ये कर लिया है काम कृष्णकांत तिवारी जी ने, जो हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। ये नंबर आपके सामने आ गया, देख लीजिए। इस फ़ोन नंबर को जल्दी से उठा के आप मिला दीजिए, तो आपका सवाल ले लेंगे हम ज़रूर। कृष्णकांत जी के पास चलते हैं। सर नमस्कार, बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार सर, मैं जनपद जौनपुर से बोल रहा हूँ, अंशुल सर के पड़ोसी जनपद। हाँ जी, मैं जनपद जौनपुर से बोल रहा हूँ सर, अंशुल जी के पड़ोसी जनपद से। अरे वाह, क्या बात है। अंशुल सर आपके पड़ोसी ही हैं, देखिए आपके बिल्कुल पास से ही। तो ये आपसे थोड़ा सा इत्तेफाक रखते हैं, जिस जगह से आप आते हैं वहीं के उसके पास में ही हैं ये। बताइए सर, अंशुल सर मौजूद हैं, आपकी सेवा में तत्पर हैं, क्या जानना चाहते हैं आप? टेक्नोलॉजी के 25 शेयर हैं 2305 रुपए के भाव से। प्रॉफिट हो रहा है, मैं इसको सेल करके टीसीएस या रिलायंस में स्विच कर दूं। अच्छा, ये आपने कब लिया था, कितने टाइम से होल्ड कर रहे हैं? ये सर मेरे पास लगभग 1 साल से है। 3000 तक गया था, मैं देखा भी था, लेकिन कुछ इसमें ऐड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शेयर एक बार ऊपर गया फिर नीचे, तो हो नहीं पाया। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि अगर आप मुझे ये बताइए कृष्णा जी, कि अगर आपने उस समय नहीं बेचा 3000 के आसपास, तो अभी क्यों बेचने के लिए आप सोच रहे हैं? नहीं सर, एकदम ऐसा नहीं है, वो तो इसीलिए तो फोन किया हूँ कि अगर चार्ट पे दिख रहा हो कि मोमेंटम है तो मैं रोक भी सकता हूँ। ठीक है, परफेक्ट है, फेयर इनफ। तो अगर इसमें अपसाइड है, वैसे इनको मुनाफा हो रहा है, अभी भी इन्होंने 3000 के लेवल्स भी देखे हैं सर। ये कह रहे हैं कि अगर अपसाइड है तो मैं इसमें बना रह सकता हूं। अगर इसमें आप बोलें कि मैं मुनाफा वसूली कर लूं, तो फिर एक आपने टीसीएस बोला और दूसरा क्या पूछा था? रिलायंस। रिलायंस। हाँ, तो एक सर इसमें से ये बुक करके, हाँ तो बुक करके ये कह रहे हैं कि सर क्या मैं टीसीएस और रिलायंस में शिफ्ट कर जाऊं, अगर आप मुनाफा वसूली की राय दे रहे हैं एंड्योरेंस टेक में। तो सर आई वुड सजेस्ट कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। स्टॉक में अच्छी खासी मूव आ चुकी है नीचे से, जो मेजर रेजिस्टेंस 2550 2700 की जोन में है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप बुक कर लीजिए इसमें से। और मेरे ख्याल से आपको इन्फोसिस में, इसी सेक्टर में इन्फोसिस में शिफ्ट कर जाना चाहिए। इन्फोसिस आपको बड़ा पैसा कमा के दे देगा अगले 2-2.5 साल में ऑलमोस्ट। यहाँ से अगर सब कुछ ठीक रहा, ये डोनाल्ड ट्रंप वाला जो भी लफड़ा है ये अगर निपट जाएगा, क्योंकि मेरे को बहुत क्लियर है कि निपट जाएगा, होगा कुछ नहीं, तो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जो है वो निकलते से इन्फोसिस में ऑल टाइम हाई, और ऑल टाइम हाई से लगभग 15% 20% की अपसाइड ट्रैक्शन मिल सकती है। तो पैसा बहुत आराम से आपका 60-70% तो ग्रो हो ही जाएगा। तो एक तो सेफ्टी खोज रहे हैं तो इन्फोसिस बहुत बेहतरीन है। सामने रिलायंस में इसलिए नहीं रिकमेंड कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में तो सेबी का नियम है, बाई सेल में नहीं बोल पाऊंगा, बट कैन बी अ गुड चॉइस, बट आई वुड सजेस्ट इन्फोसिस ज्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब टीसीएस के बजाय इन्फोसिस ज़्यादा बढ़िया है? इन्फोसिस ज्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे आपने कहा था ना सर कि अगर लार्ज कैप आईटी में आपको रहना ही है तो टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा। बिल्कुल सर, यही 4 स्टॉक है जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। आउट ऑफ दिस मुझे हमेशा से इन्फोसिस ज्यादा पसंद रहा है, क्योंकि मोमेंटम वाइज लार्ज कैप में जनरली बहुत अच्छा मोमेंटम नहीं होता है, बट इन्फोसिस हमेशा मोमेंटम प्ले रहा है, इसलिए भी मेरे को ज्यादा पसंद है। और हमेशा वो लीड करता है पैक को, हमेशा इन्फोसिस में चाहे गिरावट हो वो पहले इन्फोसिस से शुरू होती है फिर बाकी में जाती है, चाहे वो रैली हो इन्फोसिस से शुरू होती है फिर बाकी में जाती है, तो इसलिए मेरे को हमेशा इन्फोसिस पसंद रहा है। अगर मैं सही समझाऊं सर, तो आप ये कहना चाह रहे हैं, जैसे हमारे दर्शक भी सुन रहे हैं, उनकी मैं समझ के लिए सिर्फ आपसे पूछ रहा हूं, कि आप कह रहे हैं कि आईटी में पैसा बनेगा अगर आपका व्यू ठीक ठाक है, मतलब थोड़ा सा पेशेंस वाइज आप होल्ड कर सकते हैं जब तक पूरा ये मामला टैरिफ वाला निकल जाता है।
तो आईटी में फिलहाल पैसा लगाने का बहुत अच्छा मौका है। ये जितने भी 4 दिग्गज आप बोल रहे हैं, या केवल ये इन्फोसिस की बात है कि पहले 15% का अपसाइड, फिर पहले ऑल टाइम हाई, फिर उसके बाद भी 15% का और अपसाइड, ये केवल इन्फोसिस के लिए है या ओवरऑल जो 4 स्टॉक्स आप आईटी के कह रहे हैं सब में लागू होता है ये? सभी में लागू होता है सर, लगभग सभी में लागू होता है। कोई पहले बनाएगा, कोई बाद में बनाएगा, बट इन चारों स्टॉक्स में ऑल टाइम हाई और उसके ऊपर 15% का एक्सटेंशन ऑलमोस्ट इमिनेंट लग रहा है। कहीं कोई डाउट नहीं दिख रही है। बस एक ही दिक्कत है, सीएनएक्स आईटी पे वीकली चार्ट पे ईयरली वीवैप, 3 साल का वीवैप, स्विंग हाई और 50 मूविंग एवरेज वीकली चार्ट पे सर पे खड़े हैं। तो इसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब 1-2 हफ्ते में नहीं होता है, एब्जॉर्प्शन कम से कम 8 से 12 हफ्ते यानी 2-3 महीने लगता है। तो अभी केवल ये 1-2-3 तीसरा ही हफ्ता है, तो 8 हफ्ते में जोड़ लीजिए कि आपको करीब करीब 2 महीने और निकल जाएगा। तो ये पेशेंस वाला प्ले है, मोमेंटम प्ले नहीं है। इन्वेस्टर्स जो रख के बैठते हैं, बड़ा पैसा कमाते हैं, ये उनके लिए प्ले डेवलप हो रहा है। जितना इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक और टेकएम एक्यूमुलेट करेंगे, टाइम करने जाएंगे तो वही जैसे आरसीएफ एनएफएल में 5% की रैली आपने अपफ्रंट छोड़ दी और उसके बाद फिर अगले कंसोलिडेशन में अटक जाएंगे। तो टाइमिंग करने की कोशिश करने की जगह थोड़ा थोड़ा पैसा इन स्टॉक्स में डाल देना चाहिए। ऑल टाइम हाई आ रहा है, इस पे मेरे को कोई डाउट नहीं है। ब्रेकआउट 4 हफ्ते में आएगा, 8 हफ्ते में आएगा, 12 हफ्ते में आएगा, इसमें पूरा पूरा डाउट है। आएगा या नहीं आएगा इसमें कोई डाउट नहीं है, आएगा। कब 4 आएगा? हफ्ते कंसोलिडेट आएगा, 8 हफ्ते करके आएगा, ये नहीं पता मेरे को।